आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा 29 फरवरी को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही दो अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, उत्तर के साथ समझा भी दिए। ओके, अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, उत्तर के साथ देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा, ये आपका पार्ट 1 है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी है। देख लेते हैं 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, तो इसमें हमारा पहला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए, स्पष्ट कीजिए। तो सोवियत संघ के आपको विघटन के आपको परिणाम पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं। तो ये आपके भारत जैसे के देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणाम सामने आए हैं, मतलब इनका परिणाम हो गया। तो भारत जैसे देशों के परिणाम क्या परिणाम हो गए देख लेते हैं। ये आपके 3 पॉइंटों के माध्यम समझा गया है। जैसे पहला है, भारत शीत युद्ध को रोकने की चाह करने वाले राष्ट्रों का अग्रणी राष्ट्र था। उसे महसूस हुआ कि अब विश्व में क्या है शीत युद्ध का दौर और अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण वातावरण या संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी। भारत ने महसूस किया कि अब सैन्य गुटों के गठन की प्रक्रिया रुकेगी तथा हथियारों की तेज दौड़ भी क्या थमेगी। भारत में सरकार तथा जनता को एक नई अंतर्राष्ट्रीय क्या है शांति संभावना दिखाई देने लगी। ओके, दूसरा क्या है कि भारत अन्य प्रजातांत्रिक देशों की तरह विश्व की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका की तरह है और मजबूती से दोस्ती करने के लिए बढ़ता चला गया। भारत में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विभिन्न संस्थाएं देश की प्रबल पारदर्शदात्री मानी जाने लगी। भारत ने, और तीसरा क्या है कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के प्रति अपनी विदेश नीति को नए सिरे से तय करना शुरू कर दिया। ये सब हुआ भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। होंगे आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में किस प्रकार उभरा समझाइए। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में दिखने लगा। कैसे देखा वो आपको बताइए। ओके, तो पहला देखिए देख लेते हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से समझा गया है कि क्या है इन तथ्यों के कारण के एक महाशक्ति के रूप में उभरा सोवियत संघ। पहला है सोवियत संघ की क्या है अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व की तुलना में क्या सबसे ज्यादा विकसित थी। दूसरा, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा है संसाधन है, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनी उत्पाद शामिल है। इससे वह क्या विभिन्न देशों के साथ व्यापार कर सकता है। तीसरा है सोवियत संघ की संचार प्रणाली काफी उन्नत थी, जिससे क्या है वह विभिन्न देशों से आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण क्या है दूर दराज के इलाकों में से जुड़ा था। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से स्पष्ट कीजिए। और देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यूरोपीय संघ को क्या है निम्न चीजें इसे एक क्या है प्रभावशाली या ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बनाती हुए। तो देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे कारण क्या है यूरोपीय जो संघ है वो क्या है प्रभावशाली या ताकतवर क्या है क्षेत्रीय संगठन बनता है। तो ये आपका दिया पहला पॉइंट जैसे है कि एक महाद्वीप के देशों की भौगोलिक निकटता इस संघ को क्या है मजबूती प्रदान करती है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने उन्हें क्या है जता दिया है कि यदि अमेरिकी वर्चस्व को सामना करना है तो आपसी मतभेदों को भुलाकर एक छतरी के तले क्या आना उपयुक्त होगा। दूसरा क्या है यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव काफी प्रबल है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका सकल घरेलू उत्पादन 12,000 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों पर नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर दराज देशों में भी पड़ा है। तीसरा है कि यूरोपीय संघ के दो सदस्य फ्रांस और ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हुए। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल है। अतः यह संघ अमेरिकी समेत सभी देशों की नीतियों को प्रभावित करता है। ओके, ये 3 कारण है जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि यह यूरोपीय जो संघ है वो क्या है क्षेत्रीय संगठन प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बना। होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आसियान के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। आसियान के कौन क्या उद्देश्य है। तो आसियान के उद्देश्य देख लेते हैं कि क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि सामाजिक प्रगति तथा क्या है सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी और वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में समान हित के मुद्दों में क्या सक्रिय सहयोग बढ़ाना देना। ओके, तीसरा उद्देश्य है कि क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना, आसियान राष्ट्रों के निवासियों को प्रशिक्षण देने में सहयोग करना और अन्य क्षेत्रीय सहयोगी संगठन से निकटता पूर्ण क्या है एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। ये है आपके आसियान के उद्देश्य, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। स्वतंत्रता जब भारत देश स्वतंत्र हो गया तो भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां आई, कोई आपको 3 चुनौतियां बतानी है। तो जिसमें पहला हमारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा विकास की चुनौती। ये आपकी हेडिंग दी है, हेडिंग है आपकी। तो आपके जब पेपर में लिखे तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, फिर आपको जो मटेरियल है ब्लू पेन से। दूसरी आपकी संप्रदायिकता। देख लेते हैं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता तथा विकास की चुनौती। भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश की एकता में सूत्र बांध कर मतलब
स्वतंत्र जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जो पूरा भारत था वो अलग अलग रियासतों में बटा था, अलग अलग राज्यों में बटा था। तो उसे एकजुट करना होगा। कई राज्य चाहते हैं कि भैया मैं अलग ही हो जाऊंगी, इससे बिल्कुल भारत देश से अलग कट जाऊंगे, तो सबको एकता में लाना, एक सूत्र में बांधना, वो बड़ी समस्या थी। तो स्वतंत्रता के बाद दूसरी बड़ी चुनौती विकास थी, क्योंकि अंग्रेज ने भारत के प्रत्येक ढंग से क्या है शोषण करके इसे हर प्रकार से क्या कमजोर बना दिया था। मतलब पूरा शोषण कर लिया, जो माल थे पूरा ले गए थे। समझ सकते हैं, सोना चांदी हीरा जैसे इतना जो अच्छा लगा सब माल लूट के ले गए थे। तो ये क्या शोषण पूरे तरीके से कर लिया। तो भारत का विकास करने की बड़ी समस्या थी। दूसरा इसमें दी है सांप्रदायिकता चुनौती थी। अंग्रेजों ने भारत में अपने सामाजिक राजनीतिक हितों के लिए भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति अपनाया। 1947 में सांप्रदायिकता का आधार पर भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता समाप्त न हुई, बल्कि यहाँ अनेक कारणों से सांप्रदायिकता को भी अधिक उत्तेजित किया गया। अंत में यह समस्या क्या है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या है एक महत्वपूर्ण संकट बन गई। अब दोस्तों इन क्वेश्चन को याद करें तो समझ कर करना, रटना बिल्कुल नहीं है, बस आपको हेडिंग याद करनी, हेडिंग याद कर लीजिएगा, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब आपको समझ में आ गई सांप्रदायिकता में क्या हुआ, जातिगत में क्या हुआ, और एकता में किस प्रकार से एक सूत्र में बांधना सभी रियासतों को, ये कैसी समस्या थी। तो इसको समझ लिया, फिर आपको 3 हेडिंग बस याद करके पेपर में अपने हिसाब से लिख सकते हो। जरूर नहीं जैसा लिखा बिल्कुल एज आप रट रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या है समझ के लेना है। तीसरा जैसे हमारा जातिवाद और क्षेत्रवाद, ये आपकी एक हेडिंग बना दी। जातिवाद के तथ्य में ने लोगों को क्या है तुच्छ विचारधारा वाला मनुष्य बना दिया था। अनेक लोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही प्रजातंत्र के मार्ग में बड़ी बाधा है। भारत एक विशाल देश है जिसके कई क्या है आपके क्षेत्र हैं। क्षेत्रवाद के बलवान भावना के कारण ही भारत के कई भागों में क्या है पृथकवाद का स्वर भी उठाओगे, ये हो जाता है। ये आपकी 3 समस्याएं होगी, एक जातिवाद और क्षेत्रवाद हो जाता है, एक अभी मैं आपको बताया राष्ट्रीय एकता की समस्या और सांप्रदायिकता की समस्या। ये अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। भारत का विभाजन हो गया, इसके कारण क्या क्या थे। तो ये देख लेते हैं भारत विभाजन के कारण। पहला है मुस्लिमों की सांप्रदायिकता भावना। क्या है कि कई वर्षों के साथ रहने के बावजूद मुसलमानों में क्या धर्मांतरता बनी ही रहती। पूर्ववर्ती शासक उन्हें के अहम तथा अशिक्षा के कारण धीरे धीरे मुसलमानों में यह भावना प्रबल हो गई कि अनेक हित हिंदुओं के हितों में प्रथा के आता होने का है प्रथा का राष्ट्र की मांग उठी। दूसरा क्या है अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। दूसरी हेडिंग आपकी अंग्रेजों द्वारा क्या है मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। अंग्रेजों ने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का समस्त संभव सहयोग प्रदान भी किया। इसका सबका परिणाम अंत में क्या है भारत का विभाजन निकला। तीसरी हेडिंग बनाना मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस ने सिद्धांतों को छोड़कर भी अनेक बार मुस्लिम लीग से समझौते किए एवं उनकी अनुचित मांग भी स्वीकार कर ली थी। इससे मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ता रहा, जिसका परिणाम अंत में क्या है भारत विभाजन होगा। तो ये 3 आपको हेडिंग पहले याद कर लीजिए, उनके बारे में 2 लाइन पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आ गई भारत विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम सेलेक्ट क्वेश्चन बताऊं, याद कर जाइएगा। जैसे आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए। तो 1975 में जब अभी क्वेश्चन आया तो इसमें अब ये नहीं बताया जा रहा कि किस सन की बात हो रही, तो आपको समझना होगा कि हमारी किताब में क्या है 1975 वाली बात बताई जा रही है आपातकाल की, तो उसको आपको बताना होगा। तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने निम्न तर्क दिए। पहला, विपक्षी दलों द्वारा सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्षी दल सेना पुलिसकर्मियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे, इसलिए क्या है सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सरकार के क्या है मतानुसार चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल की उनकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे। वे बार बार धरना प्रदर्शन सामूहिक कार्यवाही राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी देकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है प्रशासन विकास के कार्यों का पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा। तीसरा है सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार की प्रगतिशील कार्यक्रमों के अड़के आ रही है और गैर संवैधानिक साधनों का क्या प्रयोग कर रही थी। तो मतलब क्या रीजन दिया कि मेन रीजन ने ये बताया, एक घुमा फिरा के यही बता रहे हैं कि क्या है जो विपक्षी दल है वो परेशान कर रहे होंगे, कहीं धरना कर रहे हैं, कहीं सामूहिक कार्रवाई कर रहे होंगे, अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे क्या है सरकार अपने जो काम काज है उसमें ध्यान न दे पा रही, जैसे देश के विकास में ध्यान न देकर इनमें पड़ गई है, धरना में, इस सब में इनमें ध्यान भटक रहा होगे, इसलिए क्या है ये आपातकाल लगा दी। एक बार से इस बताए हुए तो पढ़कर आपको समझ कर आपको वही बताना होगा। आगे देख ले नेक्स्ट हमारा किन कारणों से 1980 में मध्यावर्ती चुनाव कराने पड़े होंगे। देख लेते 1980 में मध्यावर्ती चुनाव का सबसे बड़ा कारण जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता थी। क्योंकि दूसरा है रीजन है कि जनता पार्टी ने 1977 में के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था जिससे क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी, परंतु जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। इस कारण मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार 18 महीने ही कम समय में क्या है बहुमत खो दिया। तीसरा है कि चरण सिंह सरकार कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बनी थी।
अतः कांग्रेस के बाद में अपना क्या समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया, जिससे क्या है 4 महीनों के अंदर क्या चरण सिंह सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। उपयुक्त कारणों की वजह से 1980 में क्या मध्यवर्ती चुनाव हुए, जिसमें क्या है जनता पार्टी की हार हुई। दोबारा 353 सीटों की जीत के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी क्या वापस आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा गोर्बाचेव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहते थे। देख लेते हैं क्यों चाहते थे, तो रीजन ये सब दिए हुए हैं क्यों चाहते थे। दिखा हुआ है कि गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बंद किया। पहला, सोवियत संघ समाजवादी प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसा चला गया, जैसे क्या है सोवियत प्रणाली सत्यवादी हो गई और क्या है नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट 1980 के दशक के मध्य जब क्या है सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी में के महासचिव जनरल सेक्रेटरी बने, तब क्या देखा गया कि पश्चिमी देशों में क्या है जिन देशों की क्या है सोवियत संघ प्रतियोगिता कराने का दावा करते थे, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ क्या उनकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी था। और तीसरा क्या बताया कि सोवियत संघ की जनता तथा स्वयं गोर्बाचेव ने यह महसूस किया कि अनेक वर्षों से उनके देश की अर्थव्यवस्था की गति अवरुद्ध हो रही है, इससे देश में उपभोक्ता वस्तुओं की क्या बड़ी कमी महसूस हो रही है, अतः क्या सुधार आवश्यक, इसलिए गोर्बाचेव चाहते थे कि सुधार के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दो, अभी तक दोस्तों आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही ऑल चैप्टर को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मतलब क्या कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे कम समय में। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में क्या है कंप्लीट आपको कोर्स दिया जा रहा है। तो कम समय में कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं सोवियत प्रणाली के 3 दोष, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा अति केंद्रीकृत व नौकरशाहीकृत प्रणाली ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था, ये आपका दोष है। दूसरा है लोकतंत्र की अनुपस्थिति तथा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने की से लोगों में क्या है पहल करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया था। तीसरा सोवियत संघ की लगभग सभी संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, परंतु एक ही दल के क्या है कठोर नियंत्रण से सभी संस्थाओं में को लोगों के क्या है प्रति आपका अनुत्तरदायी बना दिया था। इस प्रकार से आपका दिया है सोवियत प्रणाली के 3 दोष, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन संघ के अंगों के वर्णन कीजिए कोई 3। 3 आपको अंग बताने, उनका वर्णन करना है। देख लेते पहला अंग है आपका यूरोपीय संसद, दूसरा अंग है आपका यूरोपीय आयोग, तीसरा आपका यूरोपीय मंत्री परिषद। इनके बारे में क्या है 3 लाइन दी हुई, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय आपके संसद दिया है, यूरोपीय संसद की अपनी एक संसद है जिसके क्या है 751 सदस्य हैं। संसद के इन सदस्यों का चुनाव यूरोपीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश में उनके जनसंख्या के आधार पर ही क्या सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस प्रकार से आपका यूरोपियन आयोग के बारे में बताया गया, मंत्री परिषद के बारे में बताया, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान के कार्यों को समझाइए। आसियान के कार्य देख लेते हैं। तो आसियान के हमारे से पहला कार्य है कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा। आसियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में क्या है प्राथमिकता देने के लिए किसानों को अर्वाचित तकनीकी शिक्षा देने के हेतु कुछ कारगर कदम उठाए। यह विशेष रूप से गन्ना, चावल तथा पशु पालन में क्या सहायक सिद्ध होते हैं। सेकंड है पर्यटन की सुविधा प्रदान करना आसियान। ये अब करना ही आपका यहाँ तक है। तो ये हो जाता आसियान का दूसरा कार्य। आसियान ने पर्यटन के क्षेत्र में अपना एक सामूहिक संगठन आपका आसिएस्टा साबित किया। यह संगठन बिना वीजा के सदस्य देशों में क्या है पर्यटन की सुविधा प्रदान करता था। आसियान देश ने 1971 में हवाई सेवाओं के व्यापारिक अधिकारों की रक्षा तथा 1972 में फंसे जहाजों को सहायता पहुंचाने से संबंधी एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। और तीसरा कार्य है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना के प्रयास। आसियान के सदस्य देश प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए क्या है प्रयासरत हैं। आसियान के सदस्य देशों का आपसी आयात निर्यात उनके सीमित बाजार का विस्तार तथा विदेशी मुद्रा की मदद करने में सहायक है। तो ये है दोस्तों आपके आसियान के 3 कार्य। कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा, दूसरा है पर्यटन की सुविधा प्रदान करना, तीसरा हमारा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में की स्थापना के प्रयास। ये आपके 3 दिए हैं आसियान के कार्य। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सहमति पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या कहें हम विलय पत्र क्या था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वह भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं हम। तो क्या है जो आपका सहमति पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र, ये क्या था देश की स्वतंत्रता के बाद
अधिकतर देशी राजवाड़े के शासकों ने जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में अपने विलय की सहमति दी उसे क्या है सहमति पत्र या विलय पत्र कहा जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क ने यूरोपीय राज्यों को अपनी कूटनीति में से एक सूत्र में परोक रखा था, उसी प्रकार भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद के समय समस्त स्वतंत्र राज्यों को भारतीय संघ में अपने चातुर और एवं कूटनीति में शामिल करके का जो कार्य किया उसी के कारण उन्हें क्या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आई होप समझोगे सहमति पत्र क्या होता था कि पहले जो पूरा भारत था वो बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था, तो सब राज्यों को क्या है भारत में मिलना है। तो इसलिए एक पत्र बनाया गया सहमति पत्र की अपनी अनुमति दो, हाँ मिल जाएंगे हम। तो उनसे साइन करवा गए राजाओं के। इस बार से धीरे धीरे कराए गए। कुछ राज्य कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, तुझसे कूटनीति से जबरदस्ती करके कुछ से किया गया। तो ये हो जाता। तो ये सब ने कूटनीति का तरीका चतुरता अपनी लगाकर उन्होंने क्या सभी राज्यों को क्या है अपने भारत में मिलाए। तो इसलिए क्या है, और साथ ही जो काम क्या है यूरोप में किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, वही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था। इसलिए क्या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसी विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिसके आधार पर भारत एक यह राष्ट्र है। तो देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है भारत एक राष्ट्र। पहला है भारत की धर्मनिरपेक्षता विभिन्न धर्मों व समताओं के लोगों को भी क्या एकता के सूत्र में क्या बांधकर विविधता में एकता का संदेश देती है। आगे देख लेते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक रूप से लोगों की भागीदारी में भी भारत के लोकतंत्र को क्या है कायम रखने में समर्थ व सक्षम है, जिसमें हर वर्ग के क्या है लोग शामिल हैं। तीसरा है भारत कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो समानता के साथ साथ समाज के पिछड़े वर्गों व सांस्कृतिक समुदाय को भी क्या है सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के जीतने के कारण पर अपने विचारों को लिखिए। देख लेते हैं। तो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सत्ता में आई, इसके क्या है निम्न कारण संभव है। पहला है विपक्ष ने आपातकाल की घोषणा के विरोध में लोकतंत्र बचाव का नारा अपनाया। विपक्ष ने क्या है शासन के अलोकतांत्रिक स्वभाव के खिलाफ प्रसार किया, जिससे क्या है बहुत सारे अत्याचार किए थे। दूसरा क्या है जनता की राय को अपने समर्थन में लेने के लिए विपक्ष ने निवारण विरोध व प्रेस सेंसरशिप का उजागर करने की कोशिश की। ओके, मतलब उस समय क्या है अखबारों पर भी रोक लगा दी। उसी कहते हैं, हमने पढ़ चुके, पहले पढ़ा तो 2 नंबर बताया था प्रेस सेंसरशिप क्या है। याद के लिए इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था, तो उसका भी उजागर किया। तीसरा है जनता पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, जो कि उस समय के लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के विरुद्ध थे वे भी क्या जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आगे देख ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपातकाल के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। मतलब आपातकाल लगा तो उसे क्या विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़े उसको आपको बताना। देख लेते 3 प्रभाव बताया गया। जिस पहला है सभी नागरिकों स्वतंत्रताओं की निलंबित कर दिया गया, स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया और जनता की राय को प्रकट करने के साधनों को रोक लगा दी गई। सभी विरोधी दल के नेताओं को क्या जेल में भेज दिया गया। दूसरा है कि तमिलनाडु और गुजरात जहां गैर कांग्रेस सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों को रोक लगाते हुए क्या है संविधान में कई संशोधन कर दिए गए। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपातकाल को क्या है अप्रभावशाली बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लागू किया गया। इससे क्या सरकार को यह शक्ति दी गई कि यह बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को क्या गिरफ्तार कर सकती है और उसे क्या है किसी भी न्यायपालिका के को भी क्या गिरफ्तार का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्या है आपातकाल के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रभाव पड़े वो बताए गए होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में देखे 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी और क्वेश्चन रह जाए तो सेकंड पार्ट में आपकी कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। कोई वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।